हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की, जिसके अंदर हम 1 1 1 2 और 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसाइज करना होगा तो हम यहाँ पर दो तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और दूसरा है डायरेक्ट अप्रोच। तो इन दोनों मेथड से हम कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन का हम बॉन्ड डिसोसिएट करवाएंगे उसी कार्बन के साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है कीटोन और इसका हम करवा रहे हैं 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जब यहाँ पर हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, जिसे हम सिंथोन बोलते हैं। और इन सिंथोन को जब हम रिप्लेस करते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एसिल हैलाइड और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा R2CD, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। कैडमियम के अलावा आप यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज कर सकते हो वो है जिंक का और कॉपर लिथियम का। तो आप इस तरीके के रिएजेंट यूज कर सकते हो इस अम्पोलन सिंथोन के लिए। लेकिन हम यहाँ पर मेनली लेते हैं R2CD, क्योंकि यहाँ पर जो कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो बिहेव करता है एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, तो वो हमने यहाँ पर यूज क्यों नहीं किए? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसे हम डिनोट करते हैं RMX और RLI से, वो क्या करते हैं, वो दो बार रिएक्ट करते हैं, यानी वो दो बार अटैक करेंगे और उसके बाद में हमें देंगे अल्कोहल। क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड और सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो दो बार रिएक्ट करते हैं और हमें अल्कोहल देते हैं, जबकि हमें हमारी रिएक्शन के लिए अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता। तो इसी वजह से हम यहाँ पर यूज करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है R2CD, यानी कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अब जब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सिंथेसिस करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे एसिल हैलाइड। तो इस सिंथेसिस के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर होता है एसिल हैलाइड। इस एसिल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है R2CD, यानी कि कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो कार्बन होता है और ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कैडमियम का, ये जाकर अटैक करता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये वापस यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस रिएक्शन का, वो आपको देखने को मिलेगा कीटोन। तो हमने यहाँ पर एसिल हैलाइड और ऑर्गेनोमेटेलिक जो कि बिहेव करता है एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की हेल्प से हमने सिंथेसाइज किया है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो हमने यहाँ पर जो कैडमियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बोला था उसी को ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न के अंदर भी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं इस सिंथोन के लिए, जिसे हम अम्पोलन सिंथोन बोलते हैं, तो हमें वहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अल्कोहल। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आगे इसके टोन से रिएक्ट कर लेता है और हमें देता है अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए था कीटोन। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज ना करके हमने यहाँ पर लिया है कैडमियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि एक अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो ये था हमारा 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की। अगर इस डिस्कनेक्शन के ऊपर हम लॉजिकल अप्रोच अप्लाई करें कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, तो यहाँ पर जब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड का इस पर्टिकुलर डिस्कनेक्शन करवाने के बाद में जो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेंगे, उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज जब हम सिंथेसाइज के अंदर करते हैं तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलना चाहिए, तो वहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए कि जो इनोल या फिर जो इनोलेट आयन है उसके साथ में एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है और वहां पर एल्काइलेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसके बाद में आपको कार्बोनिल कंपाउंड का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम सिंथेसिस के दौरान देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जो इस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी एल्काइलेटेड हो सकता है, यानी कि जो ये इनोलेट आयन है ये आगे रिएक्शन कर सकता है स्टार्टिंग मटेरियल से और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देगा कीटोन, ना कि एल्किल हैलाइड। जबकि हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था एल्किल हैलाइड।
तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एस्टर ग्रुप आता है, यानी कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होता है एटम का, वहां पर एस्टर ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें सक्सेसफुली एल्काइलेशन करवाना है एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर, तो हमें वहां पर एस्टर का यूज करना पड़ेगा अल्फा कार्बन एटम पर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इनोलेट एनायन है वो स्टेबलाइज हो जाता है इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, जो कि है एस्टर। क्योंकि वो इनोलेट आयन क्या करता है, इस एस्टर ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग मटेरियल से रिएक्ट नहीं कर पाता और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल और इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको इस तरीके से 2 सिंथोन देखने को मिलेंगे। तो ये है इनोलेट, और ये जो इनोलेट होता है ये काफी रिएक्टिव होता है, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्ट नहीं करवाना, इसकी जो रिएक्टिविटी है उसे थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इस इनोलेट के साथ में एस्टर ग्रुप ऐड कर देते हैं। और एस्टर ग्रुप ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर मिलता है मेलोनिक एस्टर। अब यहाँ पर इस एस्टर ग्रुप के आने की वजह से जो इनोलेट आयन है वो इसके साथ में कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाता है और ये स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्ट नहीं करता, और हमें यहाँ पर जो डिजायर्ड सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो मिल जाते हैं। और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हैं हम सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंथेसिस किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेलोनिक एस्टर। जब ये मेलोनिक एस्टर बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मेलोनिक एस्टर का इनोलेट। अब ये जो इनोलेट है ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ में और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फिर हम इसका आगे करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, जो कि एसिडिक मीडियम के अंदर होगा और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो यहाँ से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसके बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ये वही कंपाउंड है जो हमने एज अ टारगेट मॉलिक्यूल लिया था हमारे डिस्कनेक्शन करवाते टाइम। तो ये था 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो चलिए अब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर हम करवाएंगे 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। जब हम इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल पर 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर ये 2 तरीके के सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो अम्पोलन सिंथोन है इसके रिएजेंट के तौर पर हम लेंगे R2CD या फिर R2CuLi, और इन सिंथोन के जो रिस्पेक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो ये वाले होंगे। तो इन दोनों का यूज हम करेंगे सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो हमने यहाँ पर ये यूज किया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है, जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था, जिसके अंदर हमने 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाई थी। अब इस सिंथेसिस के अंदर ये जो अम्पोलन सिंथोन है इसकी आपको माइकल एडिशन देखने को मिलेगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। अब ये माइकल एडिशन क्या होता है इसे हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर ये जो अम्पोलन सिंथोन है ये माइकल एडिशन शो करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। इस पर जब हम 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलेगी, और इन सिंथोन के जो रिस्पेक्टिव सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो ये वाले होंगे, और इन दोनों का यूज करके हम इसका वापस से सिंथेसिस कर देंगे, जो कि आपको इस रिएक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कार्बोनिल कंपाउंड के 1,1, 1,2 और 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को अच्छे से डिस्कस किया और उसके एग्जांपल्स भी देखे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।